हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 7 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारा अध्याय 7 था सुभाषित श्लोकों के स्वसर पाठ व अनुकरण वाचन में हम लोगों ने वाचन का अर्थ, परिभाषा पढ़ लिया था, वाचन के टाइप पढ़ लिए थे यानी वाचन के प्रकार, जिसमें हम लोग सशर वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन, मौन वाचन, गंभीर वाचन, द्रुत वाचन इत्यादि चीज़ें पढ़ चुके थे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है श्लोकों, जो श्लोक हैं उनकी शिक्षण विधियाँ, यानी कि श्लोक के शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार से हैं, ये चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। जिसमें हमारी पहली विधि है गीत तथा नाट्य विधि, यानी जो शिक्षण विधि है, श्लोकों की शिक्षण विधि है, पहली है गीत एवं नाट्य विधि। इसमें ये किस प्रकार की विधि है, यानी इसमें किस तरह से क्रिया करी जाती है, किस तरीके की विधि है, तो देखते हैं। यह विधि जो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यानी यह विधि जो है 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो किस तरह उपयोगी है? इसमें छात्रों को संस्कृत श्लोकों को गवाकर व अभिनय कराकर दिखाया जाता है। इस प्रकार करने से छात्रों की जो है ज्ञानेंद्रियां एक साथ काम करती हैं और अधिगम जो है उनका स्थायी होता है और प्रभावशाली होता है। यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक की, उन स्टूडेंट के लिए ये विधि है। इसमें बच्चों को श्लोकों का मतलब एक प्रकार से पाठ कराया जाता है, जिससे गीत गवाया जाता है। तो इससे ना बालकों की ज्ञानेंद्रियां पहली बात तो एक साथ काम करती हैं, बोलते भी एक साथ हैं, सुनते भी एक साथ हैं, देखते भी एक साथ हैं। तो उनकी जो तीनों ज्ञानेंद्रियां हैं एक साथ काम करती, क्रियाशील होती हैं और वो ज्ञान ना उनका फटाफट स्थायी ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर दोस्तों? दूसरी जो हमारी विधि है वो है भाषा अनुवाद विधि। कौन सी विधि है? भाषा अनुवाद विधि। तो ये विधि क्या है? इसमें शिक्षक स्वयं किसी श्लोक को पढ़ाकर उसका अर्थ बताता है, यानी कि इसमें जो है शिक्षक पहली बात तो पढ़ाता भी है और उसका अर्थ बताता है, तथा छात्रों से भी वाचन करवाकर स्वयं सहायता करते हुए श्लोकों का अर्थ निकलवाता है। यानी पहले तो जो शिक्षक होता है वो जैसे कोई श्लोक पढ़ा रहा है तो उसका अर्थ बताता है, फिर उसके तत्उपरांत बच्चों से उसका जो है वाचन करवाता है, उसके तत्उपरांत उससे उसका अर्थ भी निकलवाता है। तो यह जो विधि है भाषा अनुवाद विधि, ये भी एक प्रकार से बहुत ही अच्छी विधि है, क्योंकि इससे भी ज्ञान स्थायी होता है। भले वो डर में हो जाए बच्चों का, लेकिन जो है ज्ञान स्थायी हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो तीसरी हमारी विधि है शिक्षण विधि, वो कौन सी है? व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि में क्या है? इस विधि में शिक्षक श्लोकों के एक शब्द की व्याख्या करके श्लोक का अर्थ समझाता है। साथ ही साथ श्लोकों की रचना शैली, कवि परिचय, प्रसंग और श्लोक में आए हुए अलंकार, छंद आदि का भी वर्णन कराता है। यानी जो व्याख्या विधि होती है इसमें भी शिक्षक ही पढ़ाता है, परंतु एक एक वर्ड, कहाँ पे कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा संदर्भ कहाँ पे है, कौन सा भावार्थ निकल रहा है, इन सभी चीज़ों का जो है कायदे से व्याख्या करता है। और ये विधि जो है ये सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, यानी कि संपूर्ण कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, यानी यूजफुल है। चाहे वो प्राथमिक हो या अपर वाला हो, कोई भी जो है क्लास हो, उसमें ये उपयुक्त है। फिर नेक्स्ट जो हमारी चौथी शिक्षण विधि है वो है दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि यानी कि ये विधि क्या कहती है? इसमें जो है श्लोक शिक्षण के अनुनय का विशेष महत्व है। इससे श्लोक में अर्थ को समझाना सरल हो जाता है। इसमें श्लोकों के प्रधान वाक्य को ढूंढा जाता है, यानी श्लोक के प्रधान वाक्य को ढूंढा जाता है तथा कर्ता क्रिया कर्म संबंधी प्रश्न किए जाते हैं, और इस विधि से श्लोक का संपूर्ण अर्थ निकाला जाता है। तथा जो दंडान्वय विधि के अन्वय करते समय संपूर्ण श्लोक को एक पूर्ण वाक्य में बदल दिया जाता है। दंड का अर्थ होता है गांठों वाला डंडा, यानी दंड वाक्य का प्रतीक गांठों वाला डंडा है। जैसे कि इस जो ये दंडान्वय विधि है इसमें बालकों को
एक एक वाक्यों का पहले तो उच्चारण बताया जाता है, फिर उसमें होता है कि कर्ता क्रिया कर्म जो भी होता है उन सभी संबंधी वाक्यों का अलग अलग संक्षेप में बताया जाता है। फिर उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, यानी उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न किए जाते हैं। और जो दंडान्वय विधि का मुख्य उद्देश्य होता है गांठों वाला डंडा, यानी कि गांठों वाला डंडा जो है इस वाक्य का एक प्रतीक है। कहने का मतलब प्रतीक है। गांठों वाला डंडा ऐसा नहीं कि ना बताने पे गांठों वाला डंडा से मार पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं। एक प्रतीक है, मतलब एक ऐसा लिया गया क्योंकि ये प्राचीन काल की शिक्षण विधियाँ हैं ना, इस वजह से गुरुकुल वगैरह में ऐसा होता रहा होगा, इस वजह से ऐसा है इसमें। तो इसमें प्रश्न किए जाते हैं। तो यही बात है कि इसमें पहले उच्चारण को सही से बताया जाता है, फिर इसी से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये हमारी दंडान्वय विधि हो गई। क्लियर दोस्तों। फिर नेक्स्ट 5 नंबर विधि है हमारी खंडान्वय विधि। अब खंडान्वय विधि क्या है इसको देखते हैं। तो इस विधि में अन्वय के लिए सर्वप्रथम प्रधान वाक्य ढूंढते हैं, यानी इस विधि में सबसे पहले श्लोक का एक प्रधान वाक्य ढूंढा जाता है। किंतु इसमें प्रश्न पाठ्य विषय पर आधारित होते हैं, यानी इसमें भी प्रश्न होते हैं लेकिन वो पाठ्य विषय पर आधारित होते हैं, तथा साहित्यिक अर्थ भी रखते हैं, यानी उनका एक विशेष अर्थ भी होता है। और इस विधि में छात्रों को श्लोक के भाव को स्वतः ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है, यानी श्लोक के भाव जो होते हैं उनको अपने आप ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। उसमें क्वेश्चंस के द्वारा हो रहा था दंडान्वय विधि में। खंडान्वय विधि में अपने आप स्वतः ग्रहण करने की एक क्षमता होती है, यानी प्रेरित होते हैं उसके लिए। क्लियर दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो हमारी अगली विधि है वो है भाष्य विधि। कौन सी दोस्तों? भाष्य विधि। तो भाष्य विधि हमारी क्या कहती है देखते हैं। इसमें जो है व्यास विधि भी कहते हैं, यानी इसे व्यास विधि भी कहते हैं। इसमें शिक्षकों को कथावाचकों के समान अनेक दृष्टांतों को देखते हुए श्लोकों का अर्थ स्पष्ट कराना चाहिए। इसमें भाषा व भाव से संबंधित जरूरी तथा छात्रों को स्पष्ट कराए जाते हैं, यानी कि जैसे शब्द शक्ति छंद अलंकार इत्यादि का ज्ञान कराया जाता है। इसमें शिक्षक कथावाचकों की तरह श्लोक का अर्थ कथावाचक करके श्लोक का अर्थ बताता है। उसके बाद इसमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि शब्द शक्ति कैसी है, अलंकार इत्यादि का ज्ञान भी बताया जाता है। क्लियर दोस्तों। फिर नेक्स्ट है तुलना विधि, यानी कि अब तुलना विधि क्या है इस पे बात कर लेते हैं। तो तुलना विधि हमारी है कि इस विधि में शिक्षक प्रस्तुत श्लोकों को उसके समान भाव वाले श्लोक से तुलना करते हुए पढ़ाता है, यानी एक श्लोक होता है उसको तो पढ़ाता है, उसके समान भाव वाले दूसरे श्लोक की तुलना में यानी कंपेयर में पढ़ाता है। इस विधि में शिक्षक को श्रम अधिक करना पड़ता है। भाई वो सीधी सी बात, जब कंपेयर करेगा दोनों में तो उसे श्रम अधिक करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। तुलना मतलब समझे, दो श्लोकों में तुलना कराना। फिर नेक्स्ट 8वीं जो हमारी शिक्षण विधि है वो है समीक्षा विधि। अब समीक्षा विधि क्या है? इस विधि में उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, यानी यह विधि जो है उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें छात्रों को कवि द्वारा प्रतिपादित जीवन दर्शन का ज्ञान कराया जाता है। इसके साथ भाषागत विशेषताएं जैसे भाषा शैली छंद अलंकार इत्यादि पर प्रकाश डाला जाता है। क्लियर। यानी ये जो भाषा है समीक्षा विधि है ये ऊंची क्लासों में यानी उच्च स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। इसमें जीवन दर्शन जो है वो कवि द्वारा प्रतिपादित जीवन दर्शन कराया जाता है, यानी कवियों द्वारा निर्धारित उनके जीवन शैली के बारे में बताया जाता है। कोशिश करी जाती है कि वैसी ही जीवन शैली बच्चों की हो जाए। और इसमें भाषा शैली और छंद अलंकार पर प्रकाश डाला जाता है। फिर क्लियर दोस्तों। फिर नेक्स्ट है आज का ये जो लास्ट शिक्षण विधि है वो है टीका विधि। टीका विधि क्या कहती है? प्रसिद्ध संस्कृत विद्वानों के द्वारा प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी जाती हैं। इसमें श्लोकों तथा अनुच्छेदों की साहित्यिक तथा व्याकरण संबंधी हर प्रकार की व्याख्या दी जाती है। प्रसंग तथा आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग शिक्षक द्वारा छात्रों को श्लोक का अर्थ समझाने में किया जाता है। यानी ये जो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वानों द्वारा प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी जाती हैं, यानी टिप्पणियाँ एक प्रकार से लिखी जाती हैं, तो उन्हीं का जो है एक प्रकार से व्याकरण में संबंधित जो है
क्या बोलते हैं उसको, उच्चारण करना, व्याख्या देना ही टीका विधि कहलाती है। पर इसमें सिर्फ संस्कृत के वैज्ञानिकों पर उनकी जो टिप्पणियाँ लिखी होती हैं उन पे व्याख्या देना ही टीका विधि कहलाती है। क्लियर दोस्तों? तो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी श्लोकों की शिक्षण विधियाँ 9 टाइप की हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा और सबके नाम याद कर लीजिएगा। अपनी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझ लीजिए कि आ जाए तो आप लोग लिख लें। वैसे 9 की 9 नहीं आएंगी, लेकिन बाय द वे लिखने को आ गई। कभी किसी नाम से कोई शिक्षण विधि या ऐसे ही पूछ लिया कि श्लोकों की शिक्षण विधियाँ कितनी हैं, तो संख्या ही पूछ लिया, तो आप लोग फटाफट बताइएगा 9। अगर किसी के बारे में पूछ लिया कि उस विधि में क्या, तो आप लोग ऐसे पढ़ लीजिए, तो इससे आप लोगों को लिखना आसान हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों एक लोग नेहा पांडे ने कमेंट किया था कि मैम अनुवाद वाला चैप्टर कब पढ़ाएंगी। तो बेटा हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आप थोड़ा वेट करिए। चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो अनुवाद भी हम आपको पढ़ाएंगे। अभी हमारा 7 चैप्टर चल रहा है, उसके बाद 8, 9, फिर धीरे धीरे जिस भी चैप्टर पे हमारा अनुवाद वाला होगा चैप्टर, तो हम लोग धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? उसके बाद देखते हैं हम लोग संस्कृत भाषा के कुछ प्रमुख सुभाषित व नीतिपरक श्लोक, यानी कुछ श्लोक देख लेते हैं कि क्या क्या हैं, किस तरीके से हैं। तो पहला हमारा श्लोक है, प्रथमे नर्जिता विद्या द्वितीये नर्जितम धनम तृतीये नर्जितम पुण्यम चतुर्थ किम करिष्यते। यानी कि ये हमारे कुछ श्लोक हैं जो हमारी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं। ये आते तो नहीं है एग्ज़ाम में, पर बाय द वे कभी लिखने को केवल ओनली आ गया तो ये सिर्फ लिखने को आएगा, इसका भावार्थ नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, कोई एक श्लोक कोई भी याद कर लीजिएगा। आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ दिए हुए हैं श्लोक हैं, कुछ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, PDF में आपको पढ़े हैं, बट मैं इनको पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ। आप लोग स्वयं से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर पढ़ के बताएंगे तो अभी बाकी कुछ भी है तो चैप्टर आज भी नहीं क्लोज होगा, यानी आज भी नहीं समाप्त हो पाएगा। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, PDF में ये दिया हुआ है आप लोगों को। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख नीतिपरक श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद। ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आएगा। जो प्रमुख नीतिपरक श्लोक व उनका हिंदी अनुवाद है, ये आप लोगों के जो है एग्ज़ाम में भी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, आता ही है। पिछली बार पता नहीं, हाँ शायद 18 में ही शायद आया था, कोई था। मैं वो जब पेपर सॉल्व करवाऊँगी तो आप लोगों को बताऊँगी। तो ये आता ही है। तो हम देखते हैं पहला हमारा जो श्लोक है क्या है, व्रतम यतनेन संरक्षेत वित्तमयाति याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रत स्तु हतो हता। यानी इसका अर्थ क्या है, मनुष्य को चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। यानी जो मनुष्य है उसको उस अपनी रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन का नष्ट होना, धन नष्ट होना नहीं है, यानी धन का नष्ट होना और नष्ट होना नहीं है, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर सर्वत्र नष्ट हो जाता है, सर्वस्व नष्ट हो जाता है। यानी इसमें ये कहा गया कि मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। धन तो आता है चला जाता है, अपितु चरित्र नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। यानी कि अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर नष्ट हो गया तो ना तो हम धन मतलब एकत्रित कर पाएंगे, ना तो जब उसको ले ही नहीं पाएंगे तो रखेंगे कैसे। तो वही चीज़ में कहा गया है कि अपने शरीर की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि शरीर नष्ट हो गया तो ना तो धन हम ले पाएंगे ना रख पाएंगे। मतलब जब ले ही नहीं पाएंगे तो रख नहीं पाएंगे, तो धन ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? फिर नेक्स्ट जो दूसरा हमारा है श्लोक, वो है माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा।
यानी इसका अर्थ क्या है? वह माता शत्रु तथा पिता बैरी होते हैं। यानी माता शत्रु तथा पिता बैरी होते हैं जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते। कौन से माता पिता बैरी होते हैं, शत्रु बैरी होते हैं? जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। निरक्षर व्यक्ति उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जिस प्रकार हंसों की सभा में बगुला सुशोभित नहीं होता है। यानी कि वह माता पिता जो हैं बैरी होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। निरक्षर यानी अनपढ़ व्यक्ति सुभूषित नहीं होता है जिस प्रकार हंसों की सभा में बगुला। यानी अगर हंसों का समूह है, अगर यहाँ हंसों का समूह है और एक बगुला, बाय द वे ये बगुला है, आ गया तो ये देखने में अच्छा लग रहा है नहीं ना? तो जहाँ पे सब साक्षर होंगे तो एक निरक्षर कैसे अच्छा लगेगा? तो वही चीज़ है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो हमारा है श्लोक वो क्या है? यस्यत वित्तं सा नराकुलीना सा पंडिता सा श्रुतवान गुणज्ञा सः एवं वक्ता सा च दर्शनीया सर्वे गुणा कई न माश्रयन्ति। यानी कि इसका जो अर्थ है वो क्या है? जिसके पास धन है वह मनुष्य ही कुलीन है। यानी इसमें कहा गया है कि जिसके पास धन है वह मनुष्य ही कुलीन है, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न है, वह ही पंडित ज्ञानी है। यानी कि जिसके पास धन है वह कुलीन है और जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ है वह पंडित है यानी ज्ञानी है। वह ही श्रुतवान वेदों का ज्ञाता है तथा गुणज्ञ गुणों से युक्त है। वह ही श्रेष्ठ वक्ता है, वह ही दर्शनीय देखने में योग्य है। सभी गुण धन का ही आश्रय लेते हैं, अर्थात जिनके पास धन है वो ही गुणों से युक्त है। यानी कि इसमें कहा गया कि चाहे वो पंडित हो, चाहे श्रुतवान यानी कि वेदों का ज्ञाता हो, या फिर गुणों का से युक्त हो या देखने के योग्य हो, लेकिन गुण जो है धन का ही आश्रय लेते हैं। जो गुण है वो धन का ही आश्रय लेते हैं, अर्थात जिनके पास धन होगा वही सब गुणों से युक्त होंगे, जिनके पास धन नहीं होगा वो गुणों से युक्त नहीं होंगे। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से हमारे श्लोक दोस्तों आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं। तो ये PDF में है, आप लोगों को PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है तो वो लोग परेशान मत हो, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें से कोई भी श्लोक, आपकी ज़्यादा श्लोक नहीं, आपके बुक्स में शायद 15 श्लोक दिए हुए हैं, बस 15 श्लोक हैं। तो आप लोग इनको पढ़ सकते हैं और एक बार पढ़ लेंगे, उच्चारण कर लेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो स्टूडेंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग भी पढ़ना स्टार्ट करें। संस्कृत में 7वां चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोग नया अध्याय यानी चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसे ही ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े रहिए और थैंक यू क्लास।